शॉर्ट सीरीज का एक और लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। मॉडर्न फिजिक्स का ये टॉपिक है दोस्तों और ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से डिवाइड हो चुका है एटम्स और न्यूक्लियस इन दोनों स्ट्रक्चर। अब एटम्स का एक अलग है स्ट्रक्चर पूरा और न्यूक्लियस का एक पूरा स्ट्रक्चर अलग है। तो हम इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं एटम्स और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको पढ़ा दूंगा और अगले पार्ट में आपको न्यूक्लियर और न्यूक्लियर के रिलेटेड सारे एक्सप्रेशन आपको पढ़ा दूंगा, वो भी इतनी आसानी से कि आपको ऐसा लगेगा ये चैप्टर बिल्कुल ही आपके लिए हार्ड नहीं होने वाला है। बहुत ही इजीली मैं इसे कंक्लूड कर दूंगा, आपको इजीली इसे पढ़ा दूंगा। एक बार देख लेते हैं कि सबको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आपको। सबसे पहले एटम्स को पढ़ते हैं और एटम के सारे अच्छे से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कर लेंगे और आपको इंटरेस्टिंग बना देंगे लेक्चर। अब एटम को पढ़ने की कोशिश सारे साइंटिस्ट की बहुत पहले से जारी थी दोस्तों। अब हुआ क्या, सबसे पहले मॉडल दिया सर जे थॉमसन, जिसे कहा गया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और जिसे हम कहते हैं पल्म पुडिंग मॉडल। पल्म पुडिंग मॉडल यानी इन्होंने क्या कह दिया था कि एटम एक पल्म पुडिंग जैसे कपकेक जैसे होता है वैसे एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है और जैसे चेरीज ऑन द टॉप होती है, जैसे ऊपर चेरीज होती है, उन चेरीज को हम क्या कह लेंगे, नेगेटिव चार्जेस कह लेंगे। लेकिन थॉमसन का ये जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं होता है। फिर सर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड करके एक साइंटिस्ट आए थे, आपने नाम सुना होगा, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और इन्होंने एक सोलर सिस्टम मॉडल की, सोलर सिस्टम मॉडल को आगे रखा कि देयर इज अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो बराबर था। लेकिन रुदरफोर्ड साहब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूम रहे हैं तो वो स्पाइरल पाथ में वो जाएंगे कहाँ, यानी वो आखिर में कहाँ जाएंगे, जो न्यूक्लियस में वो गिर जाएंगे या चले जाएंगे बाहर। तो ये रुदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सबसे अच्छा और सबसे क्वांटम डायनामिकली प्योर मॉडल हमें दिया था बोर्स, सर नील्स बोर। और बोर्स एटॉमिक मॉडल को क्वांटम डायनामिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल हमें पढ़ाई में है और इन्होंने तीन पॉस्टुलेट्स बनाए थे दोस्तों और इन तीन पॉस्टुलेट्स को लेके हमें पूरा आज का स्ट्रक्चर पढ़ लेना है। एक बार हम ये तीनों पॉस्टुलेट्स देखेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बोर्स एटॉमिक पॉस्टुलेट्स। तो पहले बार हम तीनों एक्सप्रेशन, तीनों पॉस्टुलेट्स देखेंगे और इन पॉस्टुलेट्स की मदद से हम एक एक्सप्रेशन देखेंगे जिसे कहा गया ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो बने रहिए एक मिनट। चलो बेटा, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। बोर साहब ने क्या किया था, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जब क्वांटम डायनामिकल अप्रोच दे दिया तो बोर्स एटॉमिक मॉडल बन गया और इन्होंने तीन बेसिक पॉस्टुलेट्स बना दिए, पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3। इनके नाम भी है। पोस्टुलेट 1 इज कंसीडर्ड टू बी पोस्टुलेट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, पोस्टुलेट 2 इज कंसीडर्ड टू बी पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड पोस्टुलेट 3 इज कंसीडर्ड टू बी पोस्टुलेट ऑफ एनर्जी। हमें पूरे एक्सप्रेशंस इन तीनों पोस्टुलेट्स की मदद से क्या करने हैं, बनाने हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट पे जाते हैं। पहले पोस्टुलेट पे बहुत सिंपल बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा और न्यूक्लियस के आसपास कैसे घूमेगा, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेगा और सर्कुलर ऑर्बिट्स में जब घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई तुम्हें प्रोवाइड करने वाला चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके आसपास ऑर्बिट भी है, ये हो गया ऑर्बिट। अब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा mv² अपॉन r एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब Q1 Q2 अपॉन r² अगर हम कंसीडर करेंगे, Q1 एक चार्ज है, Q2 अलग चार्ज है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू 1/4πε0 e² अपॉन r²। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है, फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स के पोस्टुलेट का। फोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पोस्टुलेट याद रखना है, पोस्टुलेट को अगर अच्छे से कर लिया एक्सप्रेशन की कोई मजाल नहीं है कि गलत हो जाए, बहुत ही आसानी से हो जाता है। सेकंड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कहता है
इलेक्ट्रॉन की मोशन फिक्स हो गई। इलेक्ट्रॉन कहता है कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब सर्कुलर मोशन में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो दूसरी चीज वो स्टेबली घूमना चाहिए, और स्टेबली घूमने के लिए उसे जगह ढूंढनी पड़ेगी अच्छे से। वो अच्छी जगह कौन सी ढूंढेगा, उसके बारे में उन्होंने कहा एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से ढूंढेगा। यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओनली दोज ऑर्बिट्स, वही इलेक्ट्रॉन वही जगह पे जाने वाला है, कहाँ पे, जहाँ पे वो एनर्जी क्या करेगा, कम रेडिएट करेगा। बेटा कम क्यों रेडिएट करनी है एनर्जी, स्टेबिलिटी का बेसिक रूल है, स्टेबिलिटी की निशानी है कि एनर्जी रेडिएशन कम है। जो स्टेबल नहीं है वो ज्यादा क्या करता है, ज्यादा एनर्जी रेडिएट करने की कोशिश करता है, जोर जोर से चिल्लाते हैं ताकि झूठ बेच सके लोग। इसलिए कहता हूँ क्या, जो एनर्जी कम होती है, एनर्जी लिबरेशन कम है, रेडिएशन कम है, यानी स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेबल है, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओनली दोज ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। अब देखिए दोस्तों, उसने एक टर्म दे दी हमें, और वो टर्म कही गई एंगुलर मोमेंटम, यानी क्या है, L इज एंगुलर मोमेंटम, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ओके, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, h इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज प्लैंक कांस्टेंट एंड 2π इज कांस्टेंट। L को हम क्या लिख सकते हैं, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। ये आ गया आपका सेकंड पोस्टुलेट, याद रखना। फर्स्ट पोस्टुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम। देखिए दोनों पोस्टुलेट को अच्छे से देखना एक बार। दोनों पोस्टुलेट्स में ये जो R है, ये R क्या है, इट इज रेडियस। रेडियस कौन सी रेडियस बेटा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ओके, व्हाट इज n, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या इंडिकेट कर रहा है, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो इंडिकेट कर रहा है कि n इज योर नंबर ऑफ ऑर्बिट। चलो थर्ड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। When electron makes transition from higher energy level to lower energy level, अब ट्रांजिशन ऐसा वर्ड है कि स्पेलिंग आपका एक आध बार गलत हो जाए तो मार्क चला जाएगा, इसलिए मैं ट्रांजिशन को क्या लिखता हूँ, जंप लिखता हूँ। When electron jumps from higher energy level to lower energy level, it emits energy in the form of photon. It can be indicated as En minus Ep is equals to h nu. h nu is considered to be photon. ये आ गया आपके पास photon। h nu पिछले लेक्चर में है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के एक्सप्रेशन में आपको h nu पता चल जाएगा पूरा। तो h is Planck's constant, nu is your frequency, En हायर एनर्जी लेवल, Ep लोअर एनर्जी लेवल, जो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो इस पे हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बनाना है। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, लाल, बाल, पाल, ऐसे हम उसका एक ट्रिक बनाएंगे और एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो मेरे हिसाब से इस साल एग्जाम में आने वाला है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, और शो दैट रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक बार सॉल्व करके देखेंगे, फिर आगे जाएंगे। मजा आ रहा है ना। चलो भाई, 3 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। शो दैट रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप जब जो पढ़ रहे हो लिख लीजिए, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाएंगे इसको। क्या है, सीधी सीधी बात, एक्सप्रेशन एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट कहा गया है। सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए, एक न्यूक्लियस निकाल लेना, एक ऑर्बिट निकाल लेना, ये आ गया हमारे पास ऑर्बिट। यहाँ पे रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट की जगह रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई हाइड्रोजन एटम पे उन्होंने पूरी कर दी थी, ये हाइड्रोजन एटम भी कह सकते हैं। आपको सब एक्सप्लेनेशन पहले ले लेने हैं दोस्तों। देखिए, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख लेना। अब मैं यहाँ पे हम रिवीजन मोड पे है, इसलिए हमने क्या कर लिया है, पूरा स्ट्रक्चर इजीली कर रहा है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जो मैंने पहले बनाई हुई है, आपको डिटेल एक्सप्रेशन वहाँ पे भी मिल जाएगा, वो भी देखिए, ये भी देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका इजीली हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी भी, उस प्लेलिस्ट की भी लिंक क्या कर दी है, डाल दी है। अब देखिए यहाँ पे रेडियस के लिए सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर फर्स्ट पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट तो हमको पहला पता है, क्या है पहला पोस्टुलेट, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करना है बेटा, तो सॉल्व करते हुए हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, r कैंसिल हो गया, m इधर चला जाएगा, यानी हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, v स्क्वायर की। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर अपॉन rm। क्यों, एक r से कैंसिल हो गया, m चला गया डिनोमिनेटर को। ओके, जिसे कह लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या कर लिया, v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाल ली v स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हमें कंपेयर करने के लिए कुछ तो भी चाहिए, इसलिए v स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब कंसीडर करेंगे सेकंड पोस्टुलेट, कंसीडर सेकंड पोस्टुलेट।
सेकंड कंसीडर कर लेंगे। क्या है सेकंड पोस्टुलेट, याद कीजिए, मेरे साथ बोलिए, दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओनली दोज ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मेरे साथ में बोलना पड़ेगा, L इज इक्वल्स टू NH/2π। अब L को क्या लिखेंगे बेटा, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। ये हो गए बेटा कि गड़बड़, क्योंकि आपको v स्क्वायर से कंपेयर करना है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, कोई झंझट नहीं है। इसका स्क्वायर अगर हमने कर लिया तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। ओके, स्क्वायर में गड़बड़ करने वाले मेरे जैसे लोग बहुत होते हैं, इसलिए मैंने गड़बड़ करके दिखाई आपको। एक टर्म गलती हो गई, पूरी टर्म आपकी गलत हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे। ये r स्क्वायर m स्क्वायर डिनोमिनेटर को चला जाएगा यहाँ पे, यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r स्क्वायर m स्क्वायर। इसे कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। कोई झंझट नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 को देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v स्क्वायर, यहाँ पे भी v स्क्वायर कंपेयर कर सकते हैं, शांति से कंपेयर करना है, कंपेरिजन करना आसान होता है दोस्तों। देखिए 1 अपॉन 4π इप्सिलॉन 0 e स्क्वायर अपॉन rm इज इक्वल्स टू यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू m स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है शांति से कैंसिल कीजिए, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, एक पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, एक r कैंसिल, एक r कैंसिल, एक m कैंसिल, एक m कैंसिल। ओके, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हुआ है, जो बचा है उसे हम लिखेंगे e स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई, यहाँ पे r इंटू क्या m। ओके, वैल्यू किसकी निकालनी है, r की, तो r चला जाएगा न्यूमरेटर को, ये टर्म हमें इजी लिख सकते हैं, यानी हम r इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर बन गई। आपका कौन सा एक्सप्रेशन बन गया बेटा, r का एक्सप्रेशन। r यानी क्या, रेडियस, रेडियस ऑफ फोर्स ऑर्बिट। अब क्या क्या कांस्टेंट बन रहा है, इप्सिलॉन 0 h पाई m e, ये सब टर्म कैसी है आपके पास, कांस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हैं, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, n स्क्वायर। रेडियस ऑफ फोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बन गया एक्सप्रेशन। ओके, अगर आपको गलती से रेडियस के जगह कोई वेलोसिटी पूछे, अब कहेंगे सर ने तो कराया नहीं था। अरे वेलोसिटी कराया नहीं था, क्या मतलब है, वेलोसिटी का v स्क्वायर और v के साथ में कंपैरिजन जोड़ लेना। ओके, रेडियस तो बन गई, यहाँ पे हम v के साथ कंपेयर कर लेते हैं, v स्क्वायर को कंपेयर मत करना। फिर यहाँ पे v की वैल्यू क्या बन जाएगी, v इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π इंटू r इंटू m, और v स्क्वायर को v से क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना। v स्क्वायर को अगर v से, यानी इस टर्म को अगर इस टर्म से हम डिवाइड कर लेंगे, v स्क्वायर का v से अब डिवीजन हो गया, और डिवीजन करके हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। आसान है बेटा, कोई झंझट नहीं है। एनर्जी बढ़ा देता हूँ, एनर्जी इससे आसान जाएगा आपको लगेगा बहुत ही बड़े एक्सप्रेशन जा रहे, कुछ बड़े नहीं है, बहुत आसानी से हो जाते हैं एक्सप्रेशन। एनर्जी की तरफ चलते, स्पेक्ट्रम की तरफ एक और कदम उठा लेंगे। चलो बेटा, होपफुली आपको मजा आ रहा होगा, और होपफुली आपको एक्सप्रेशन समझ में भी आ रहे होंगे। ये एक और एक्सप्रेशन है जो 4 मार्क के लिए आ सकता है, और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। शो दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे इस बार पूछा गया था, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। एक्सप्रेशन बड़ा है, लोग कहते हैं कि हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं, बस रेडियस का एक्सप्रेशन याद रखिए, इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। देखिए कैसा बना है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, कंसीडर कर लिया, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये सब हमने लिख लिया। अब सबसे पहली बात, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे अब सबसे पहले हम निकालने की क्या कोशिश करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर बनेगा कहाँ से, यहीं से बनेगा, कहाँ से, पोस्टुलेट 1 से। उठा लिया पोस्टुलेट 1, उठा लिया पोस्टुलेट 1, याद कर लिया पोस्टुलेट 1 क्या है, द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बन गया, r r हो गए कैंसिल, r r कैंसिल हो गए, बन गया यहाँ पे क्या, mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 बाय इप्सिलॉन 0 e स्क्वायर अपॉन r। अब हमें
चाहिए काइनेटिक एनर्जी, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। यानी हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2 कर लिया मल्टीप्लाई, यानी बचा आया क्या हमारे पास, हाफ mv² इज इक्वल्स टू 1/4 की जगह क्या आ गया 1/8 पाई इप्सिलॉन 0 e²/r। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/8 पाई इप्सिलॉन 0 e²/r। कहिए कि हार्ड है करके, कौन कहता है हार्ड। दूसरा काइनेटिक एनर्जी तो बन गई, काइनेटिक एनर्जी के पास बनती है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी याद रखना काम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कितना 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 e/r, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और चार्ज कितना है माइनस ई। माइनस ई क्यों इंडिकेट करना है, क्यों माइनस ई करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव जाएगी। तो हमारे पास मिल गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 e²/r। ये बन गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब बस अच्छा एडिशन कर लेगा और टोटल एनर्जी निकाल लेगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है कितनी है 1/8 पाई इप्सिलॉन 0 e²/r प्लस माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ ब्रैकेट में ले लेंगे इसे, माइनस ऑफ 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 e²/r। ओके बन गया। क्या क्या नहीं कर रहा है, पहले माइनस प्लस माइनस को माइनस कर लेंगे 1/8 पाई इप्सिलॉन 0 e²/r माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 e²/r। आ गया बेटा। अब क्या करेंगे, जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकालेंगे। 1/8 1/4 1/4 कॉमन निकल गया, पाई इप्सिलॉन 0 e²/r पाई इप्सिलॉन 0 e²/r। यानी क्या कॉमन निकला 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 e²/r कॉमन निकले। अंदर बचे कितने 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, यानी इक्वेशन क्या बन गया माइनस 1/2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 e²/r। जम गया 2 into 4 8, that is our total energy, it becomes e² or minus of e² 8 पाई इप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय r। गलत हो गया क्या एक्सप्रेशन, नहीं गलत नहीं हुआ है, r की एक्सप्रेशन की वैल्यू डालनी है, फिर n आ जाएगा वहां पे। तो जगह है क्या हमारे पास, एक बार देख लेता हूं मैं। ओके अब वहां पे r की वैल्यू लिख सकते हैं ताकि हम एक्सप्रेशन लिख सके। तो r इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन याद कीजिए, एक्सप्रेशन r कितना है इप्सिलॉन 0 h² n² अपॉन पाई m e²। ओके यहाँ पे अगर डालेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा देखिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ e² अपॉन 8 पाई इप्सिलॉन 0। अब r की वैल्यू में यहाँ पे हम लिख लेंगे न्यूमरेटर इप्सिलॉन 0 h² n², न्यूमरेटर को चलेगा क्या पाई m e²। ओके बन गया e² इंटू e² इज रेज टू पावर 4, इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन 0 रेज टू पावर 2, यानी टोटल एनर्जी बिकम्स माइनस m e रेज टू पावर 4 अपॉन पाई पाई कैंसिल हो गए 8 इप्सिलॉन 0² h² n²। दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है माइनस m e रेज टू पावर 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0² h² n²। यानी एक्सप्रेशन जब हमारे पास ये बन गया टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस m e रेज टू पावर 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0² h² n², m कांस्टेंट e कांस्टेंट इप्सिलॉन 0 कांस्टेंट h कांस्टेंट। सो एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया n² बन गया। एक एनर्जी एग्जाम में आएगी, एक तो ऑसिलेशन की या तो एनर्जी, ओके मेरे हिसाब से ये आएगी, ये इजी है सॉल्व करने को और समझने को भी इजी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे भी जंप करेगा। कौन से पोस्टुलेट में कहा है, थर्ड पोस्टुलेट में कहा है। थर्ड पोस्टुलेट में जब वो जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, फिर बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जिसमें लाल बाल पाल काम करता है, देखेंगे कैसे काम करता है।
स्पेक्ट्रा अच्छे से मैं पढ़ा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसके एमसीक्यूज, इसका एनर्जी का स्ट्रक्चर, इसका एक्सप्रेशन, ये सब एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल जाता है। ओके, तो ये टॉपिक आपको 2-3 मार्क्स हमेशा से देने वाला टॉपिक है, तो अच्छे से एक बार देख लीजिए। देखिए हमने अभी एनर्जी निकाल लिया, कितना एनर्जी मिला था? टोटल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस me raised to power 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। अब इसमें m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 है कांस्टेंट, इप्सिलॉन 0 है कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, बचा n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट जहां पे वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब समझ लीजिए हम फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑर्बिट में के बारे में अगर बात करनी है तो इफ n इज इक्वल्स टू 1 अगर हमने ले लिया तो टोटल एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस me raised to power 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई आपकी एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ओके, ये एनर्जी हो गई बेटा एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। अब इस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट से जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लेते हैं तो उस एनर्जी को कहा गया एक्साइटेशन एनर्जी। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। अब इस एक्साइटेशन एनर्जी को लेके थर्ड पोस्टुलेट बनता है। ओके, अब इस थर्ड पोस्टुलेट को क्या बनाया उन्होंने? थर्ड पोस्टुलेट को कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट को अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास मिलता है En माइनस Ep इज इक्वल्स टू h न्यू, जिसमें हम कहेंगे n इज हायर एनर्जी लेवल और हम P कह लेंगे P इज योर लोअर एनर्जी लेवल। अब h इज प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पे एनर्जी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ लीजिए En की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, और h न्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? h न्यू इज इक्वल्स टू En की वैल्यू लिखेंगे माइनस, इसे आप शांति से देखिए, माइनस me raised to power 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस ऑफ EP यानी क्या? माइनस me raised to power 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर p स्क्वायर। क्यों? तो ये P की ऑर्बिट। ओके, तो h न्यू इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? माइनस me raised to power 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस माइनस हो गए प्लस me raised to power 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर p स्क्वायर। हो गया, जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लेंगे और h न्यू इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? me raised to power 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इन ब्रैकेट मैं माइनस अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ और इसे लिखता हूँ 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। हो गया, 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्यों? तो माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर लिख देते थे, तो प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर मैंने आगे लिख लिया, माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर अंदर लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे निकालनी है वेवलेंथ। क्यों वेवलेंथ निकालनी है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और वो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा तो अलग अलग कलर्स में इमिट करेगा, और अलग अलग कलर्स में इमिट करेगा तो अलग अलग वेवलेंथ में इमिट करेगा। तो उस वेवलेंथ को हमें पहचानना है, उस वेवलेंथ तक हमें जाना है। तो इसलिए न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, तो हम इसे लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या? me raised to power 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब क्या हो गया? c और h डिनोमिनेटर को चले गए, यानी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस me raised to power 4 अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 h क्यूब c इन ब्रैकेट 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं, ध्यान में रख लेना। और इस कांस्टेंट को ढूंढा था रेडबर्ग साहब ने, तो उनका नाम का कांस्टेंट चलता है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, वेयर p इज योर लोअर एनर्जी लेवल एंड n इज योर हायर एनर्जी लेवल। याद रखिए, और ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इस फॉर्मूला की मदद से हम वेवलेंथ के जरिए
अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रा हमने कैसे बनाया? डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक वैसे भी डाल दी है जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही लंबा पढ़ाया है इसको, वो भी एक बार देख लीजिए। और शॉर्टकट भी तो ये है ही हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इस फॉर्मूले को लेके हम क्या करेंगे, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल के साथ में एक खेल करके स्पेक्ट्रम निकालने की कोशिश करेंगे, कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा। ओके, तो चलिए स्पेक्ट्रा, डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रा की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा अगले क्वेश्चन इज पार्ट 1। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए पहुंच चुके हैं तो बेटा आपका ये वीडियो आपका हेल्पफुल भी रहा होगा, इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे। तो कोई दो दोस्तों को भेज दीजिए जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ाना ही चाहता हूँ। तो दो दोस्तों को भेज दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, उनको कहिए कि दो दोस्तों तक पहुँचा दीजिए जो पढ़ना चाहते हैं और मुझे पढ़ा चाहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, 1/λ = r (1/p² - 1/n²। अब देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले n = 1, मैंने एक एनर्जी बैंड डायग्राम बना दिया। n = 1, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, इसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। अब मेरे साथ में बनिए, देखिए एक्सप्रेशन कैसा बनता है, जिसकी एनर्जी हमने निकाली थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वी, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए एक्सप्रेशन कैसे सेट होगा। हमने सबसे पहली सीरीज कही जाती है लाइमन सीरीज, लाइमन कुछ भी कह सकते हैं, लाइमन सीरीज, जिसका फॉर्मूला है 1/λ = r in bracket the jump is from higher energy level to first orbit यानी 1/1² - 1/n²। यहाँ पे n हो सकता है, n = 2 से जंप होगी, 3 से जंप होगी, अप टू इंफिनिटी से जंप होगी। यानी इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम सिक्स्थ ऑर्बिट टू कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट। ये हो गई जंप, और इस सीरीज को हमें कहा गया था लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज कहा गई? लाइमन सीरीज की, जहाँ पे जंप, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे जंप कौन सी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। जंप कौन सी ऑर्बिट में हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट। अगली सीरीज लाइमन, फिर आते लाल बाल पाल, ऐसे याद रखने। तो लाइमन बाल्मर पाल्मर सीरीज, जंप कौन से ऑर्बिट में होगी, इसकी जंप होगी बेटा सेकंड ऑर्बिट में। और फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ = r in bracket 1/, लोअर एनर्जी लेवल इसका कितना होगा, 2² - 1/n², और n की वैल्यू क्या बनेगी, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। यानी अब क्या, थर्ड से वो सेकंड में जंप करेगा, फोर्थ से वो सेकंड में जंप करेगा, फिफ्थ से वो सेकंड में जंप करेगा, सिक्स्थ से वो सेकंड में जंप करेगा। कहाँ से वो सेकंड में जब जंप करेगा तो कौन सी सीरीज बनेगी, बाल्मर सीरीज। ओके, मैं इनके फिजिबिलिटी के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए डायग्राम कैसा बनता है। लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया। अब कहाँ जंप होगी, तीसरे में जंप होगी, थर्ड ऑर्बिट में जब जंप होने वाली है। तो चलिए थर्ड में जंप कर लेते हैं, अलग पेन लेते हैं, कलर बदल लेते हैं। तो चलिए थर्ड में लाइमन बाल्मर, लाल बाल पाल। अब क्या बचा, पाश्चियन सीरीज। अब पाश्चियन सीरीज है क्या, जंप कौन सी होगी, थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में जंप हुई, फॉर्मूला बनेगा 1/λ = r in bracket 1/3² - 1/n², n = 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। तो थर्ड में जंप कौन करने वाला है, 4 से थर्ड में, 5 से थर्ड में, 6 से थर्ड में, एंड सो ऑन। द सीरीज इज पाश्चियन सीरीज। लाल बाल पाल की बारात यानी ब्रैकेट सीरीज। कहाँ पे जंप है, जंप है फोर्थ ऑर्बिट। और फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ, दिख रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ, ओके दिख रहा है। तो ब्रैकेट सीरीज 1/λ = r in bracket 1/4² - 1/n², n = 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। अब देखिए जंप, यहाँ पे जंप होगी ना, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये जंप हो गई। कौन सी सीरीज होगी, ब्रैकेट। ओके, इसके बाद में आप सीरीज तो बहुत है बेटा, एक पी फंड करके सीरीज है। अगर यहाँ से नीचे ले लिया तो ये हो गया आपकी पी फंड। ओके, हम उसे कह सकते हैं पी फंड सीरीज कहते हैं। तो ये होगा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
हमेशा याद रखिए, इसमें हम जो कहते हैं कैलकुलेशंस में कर लेते हैं, ये जो रीजन है कि नहीं बेटा, लाइमन सीरीज का जो रीजन है इसे अल्ट्रा वायलेट रीजन कहा जाता है, और ये रीजन होता है इंफ्रारेड, एंड पाल्मर सीरीज इज योर विजिबल। ये एमसीक्यू के लिए बनता है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन बनता है हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, समझ में आ गया होगा। ये हो गया एटम्स के सारे एक्सप्रेशन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियर के सारे एक्सप्रेशन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।